नमस्कार दोस्तों। तो कंटिन्यू करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर को और अब हम आज देखने जा रहे हैं गवर्नमेंट इंश्योरेंस। देखो, गवर्नमेंट इंश्योरेंस वो होती है जो आम लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए है और वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल होता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस जो जिसे हम सोशल इंश्योरेंस के नाम से भी जान सकते हैं, जो मोस्टली सोशल के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं होती हैं। ये सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। उसी योजना को आप एक इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जान सकते हो। तो गवर्नमेंट अगर अपने सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम को चलाती है, अपने लोगों के लिए चलाती है, ऐसे को ही गवर्नमेंट इंश्योरेंस कहते हैं। ये सोशल इंश्योरेंस मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि चाहे वो लोग जो उनकी जनता है वो थोड़े से रिस्क फ्री रहें। आप देखते हो 10-12 रुपए में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है जो मोस्टली सरकारी बैंक में है। कुछ ऐसे हैं जो गरीब लोगों के लिए है या फिर फ्री में अवेलेबल है। तो जो भी काम सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है सरकार के द्वारा, उसे हम सोशल इंश्योरेंस भी कहेंगे। अब देखो, मेजर सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम कौन कौन से हैं सरकार के। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, लाइफ कवर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। गांव में लोगों को जब क्रॉप खराब हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस से पैसा मिल जाता है। नाउ, बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस टू सोसाइटी। भैया, सोसाइटी को इन सबसे बेनिफिट क्या है? इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉस, लॉस शेयरिंग की एक अकाउंटेबिलिटी किसी और के ऊपर आ गई है, सरकार के ऊपर आ गई है ना। रिडक्शन ऑफ वरी एंड फियर, चिंता थोड़ी सी कम हो गई है, डर थोड़ा सा कम हो गया है। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब बताओ, अगर इन सब चीजों में पैसे हमारे बच जाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे ना फिर। और लॉस प्रिवेंशन, लॉस को हम रोक सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को होने से रोकना। तो लॉस को हम रोक सकते हैं। और इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट, अपनी जो वर्दीनेस है, अपने आप को हम बढ़ा सकते हैं, अपनी वेल्थ को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब ये देख लेते हैं इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस, यही कि भाई अपने फाइनेंशियल पोजीशन को हम रिटेन कर पाएंगे। अगर लॉस भी हो गया तो सिक्योरिटी हमें है कि वो जो सामने इंश्योरेंस एजेंसी है वहां से हमें पैसा मिल जाएगा। चिंता को कम करता है, डर को कम करता है। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, बजाय हमारे पैसे ही खर्च कम होंगे इन सब चीज़ों में, शॉपिंग सेंटर्स में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्रीज में, ऐसे जगह पैसे नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे हम? जो हमारे मतलब पैसा बच जाएगा ना, तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, रियल एस्टेट में कर देंगे, शेयर्स में कर देंगे, कहीं भी कर देंगे। ठीक है। लॉस प्रिवेंशन, लॉस को, जो हमें पर्सनल लॉस होने वाला है उसको हम रोक लेते हैं। इन इंश्योरेंस कंपनीज, ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये लोग हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो लॉस किस किस से हमें लॉस से बचा सकते हैं? ये हाईली सेफ्टी, रिडक्शन ऑफ ऑटो एक्सीडेंट और डेथ। एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं, डेथ के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये लोग भी तो चाहेंगे ना कि लोगों के एक्सीडेंट कम हो। तो उनकी भी तो एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है। फायर प्रिवेंशन, आग ना लगे। इंश्योरेंस और रिडक्शन ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज, जो वर्क पे काम करते हैं तो उसमें होने वाली इंजरीज, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी तो अपनी ऑडिट कंडक्ट करते हैं, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थेफ्ट से हमें बचा, चोरी से बचा सकते हैं। फ्यूचर में जो लॉस होने वाले उससे बचा लेते हैं, प्रोडक्ट की चोरी से, या फिर जो इन प्रोजेक्ट की चोरी से जो इंजर मतलब जो नुकसान होगा यूजर को, उससे बचा लेते हैं। बॉयलर एक्सप्लोजन से हमें बचाने में ये सब हेल्पफुल है। एजुकेशन प्रोग्राम है लॉस प्रिवेंशन पे, ये सब कंडक्ट करते हैं। ठीक है। इनहेंसमेंट ऑफ क्रेडिट क्या है? फाइनल बेनिफिट तो इंश्योरेंस एनहेंसेस कोई है, मतलब पर्सन के क्रेडिट कोई तो फाइनल बेनिफिट मिलेगा ना। इंश्योरेंस मेक्स अ बोरोवर अ बेटर क्रेडिट रिस्क बिकॉज इट गारंटीज द वैल्यू ऑफ बोरोवर्स कोलेटरल और गिव्स ग्रेटर। भैया, इंश्योरेंस जो है एक बोरोवर को बेटर क्रेडिट रिस्क प्रोवाइड करता है। मान लो आपने किसी से लोन लिया, और लोन लेने में अगर कुछ भी गलती होती है या फिर नहीं पे करते हैं, तो बैंक वाला तो लोन जो ले रहा है, बैंक वाले को तो इंश्योर हो जाएगा ना कि अगर इसको ये बोरोवर नहीं देगा तो भाई हम इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर लेंगे। तो उसकी क्रेडिट को तो और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया ना इंश्योरेंस ने, कि अगर एक बार को बंदा फेल भी हो जाए तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बैंक को पे कर देगी। ना, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू सोसाइटी। सोसाइटी को क्या है कॉस्ट में? देखो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स इनॉर्मस सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट टू सोसाइटी। इंश्योरेंस कंपनीज जो है या इंडस्ट्री है, बहुत सारे बेनिफिट्स देती है सोशली या इकोनॉमिक बेनिफिट। द सोशल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मस्ट ऑल्सो बी, लेकिन उनके लिए उनको भी तो कॉस्ट करना पड़ता है। मेजर कॉस्ट क्या है उन लोगों की?
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, भैया उनका तो बिजनेस ही ये चल रहा है इंश्योरेंस पे, तो वो जो बिजनेस करने पे जो उनको कुछ कमीशन देना है या उनके चांसेस अगर हो जाते हैं इंश्योरेंस के, तो उनकी यही तो कॉस्टिंग है। फ्रॉडुलेंट क्लेम का डर रहता है कि कई लोग फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से क्लेम ना करने आ जाए, और इन्फ्लेटेड क्लेम, लॉस हुआ है 1 लाख का बोल रहे हैं 2 लाख का, तो ये थोड़ा सा रिस्क है इस बिजनेस में। ठीक है। नाउ अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में क्या कॉस्ट है। इंश्योरेंस कंज्यूम कंज्यूमर होगा स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, बिजनेस एंटरप्राइज, ये सब जो है इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, ये लोग इन सब की इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, और ये सब लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि ये सब अनलिमिटेड है। तो हाई चांसेस होते हैं कई बार कि भाई इन सब में कोई ना कोई चांसेस हो जाए, कुछ ना कुछ गलती हो जाए, तो इन सब से ये एक रिस्क तो इस बिजनेस का रहेगा ही, कि आप बिजनेस ही कर रहे हो किसी के लॉस को अपने सर पे लेने का, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो रहेगा ही। ठीक है। या कई बार आप अपना इंश्योरेंस बेचने के लिए किसी को कमीशन देते हो, कमीशन हायर करते हो पर्सन को, उसको बोलते हो तो कमीशन ले, तो वो सभी आपके कॉस्ट ऑफ बिजनेस में आएगा ही। फ्रॉडलेंट क्लेम, मैंने जैसे बताया कि लोग गलत तरीके से क्लेम, फ्रॉड मतलब क्लेम करते हैं, फेक बिल दिखा देते हैं, कि फेक बेनिफिट दिखा देते हैं, फेक स्लिप दिखा देते हैं, चोरी जानबूझ से करवा लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डिसऑनेस्ट लोगों की तो कमी नहीं है। बट ये बिजनेस फिर किस पे चल रहा है भाई, 90% तो अब भी लोग ईमानदार है, तभी तो दुनिया चल रही है। 10% लोग ही तो बेईमान है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेईमान के बारे में सोच के हम कुछ अच्छा करना छोड़ देंगे, नहीं, या बिजनेस करना छोड़ देंगे। इन्फ्लेटेड क्लेम, वही है, 1 लाख का लॉस था 2 लाख का हम दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें हम कर रहे हैं कि अपने लॉस को हम बढ़ा के दिखा रहे हैं कंपनी से ज्यादा पैसा लेने के लिए। तो बस ये थोड़ा सा आपको बस ओवरव्यू रखना है दिमाग में यार, ये सब चीजें आएंगी तो इंश्योरेंस बिजनेस को ये सब रिस्क तो रहेगा। ठीक है जी। अब हम आ गए हैं लेसन नंबर 2, द इम्पोर्टेंस। ये बड़ा ठीक है, चलो। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस। भैया हेल्थ इंश्योरेंस में एक डर तो ये बात का रहेगा ही कि मरने की संख्या क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है। जितनी कम मोर्टेलिटी रेट रहेगी, है ना, उतना ही इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेनिफिट है। अभी मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारे इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ी है, मतलब या फिर ये कह सकते हैं जो एवरेज एज है ना, मोर्टेलिटी रेट नहीं, सॉरी, जो एवरेज एज है बंदे की जीने की, एजेस बढ़ी है, क्योंकि अब हॉस्पिटल प्रोवाइड है, हॉस्पिटल इजिली अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, तो इससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो एक अच्छी खबर है ना ये, कि भाई लोगों के मरने के चांसेस कम है, तो इनको इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता रहेगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, वाई आर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। भैया हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस कितना है, ये तो हमें आस पड़ोस के लोग भी बता के चले जाते हैं। कोई इंश्योरेंस एजेंट होता है तो कितना हमें डरा के चला जाता है, ऐसा लगता है हम कल ही मर जाएंगे, इसलिए हम आज ही इंश्योरेंस ले लें। या फिर टीवी पे भी इतने सारे एड्स आते हैं, ये सब अवेयरनेस है। वाई इज हेल्थ केयर सो कॉस्टली, हेल्थ केयर कितना कॉस्टली है यार, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, तो उसके कारण क्या है भाई, रिसोर्सेज ही कम है। व्हाट दिस हाई कॉस्ट मीन टू, जब ये हाई कॉस्ट आ जाएगा तो आपकी क्या हालत होगी, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, क्या होती है कि भैया वो बंदा मरने के उसमें स्टेज में नहीं था बट फिर भी मर गया कोई, तो प्रीमेच्योर डेथ बोलते हैं। डिस्क्राइब द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ और डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, भैया किसी की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है तो फैमिलीज पे क्या असर होता है, कितने टाइप की फैमिलीज होती हैं, क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता है। एक्सप्लेन द नीड अप्रोच फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ओन, अगर अपने आप की ही लाइफ इंश्योरेंस हम करना चाहें तो कितना अमाउंट हमें पूरा देना पड़ेगा लाइफ में। डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, टर्म लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिस्क्राइब द होल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, इंडेक्स्ड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, इन सबको हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो करते हैं कवर शुरू। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, इम्पोर्टेंस तो है ही यार, हमें लाइफ के लिए, हमें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेजर कैटेस्ट्रोफिस जो हमने देखा था कि भाई आगे चल जाके हमें कुछ ऐसा ना हो जाए, बहुत ही खतरनाक चीज ना हो जाए, तो ऐसी चीज से बचने के लिए हमें इंश्योरेंस की जरूरत है। हमें प्लानिंग करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है, प्लान करेंगे अच्छे से जिससे हम अपने फाइनेंस को कवर कर पाएंगे इवन आफ्टर योर डेथ। भैया डेथ के बाद भी आपको फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग रहना है तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके।
वाई इज हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस सो इम्पोर्टेंट? भैया हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल डिवेस्टिवेटिंग मेडिकल बिल्स, जो मेडिकल बिल्स इतने सारे आ जाएंगे उससे आपको बचा लेंगे ये वाले। लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट फैमिली जो है वो डाई के केस में, अगर कोई बंदा अर्निंग पर्सन ही मर गया, बताओ किसी की डेथ हो गई जो अर्निंग पर्सन है, तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा? तो ये इंश्योरेंस कंपनीज हेल्प करेंगी। अगर आपने प्लान अच्छे से नहीं किया तो जो आपकी जो डेथ है ना, वो आपके डिपेंडेंट लोगों के लिए बहुत बड़ा, आपकी डेथ के बाद उनकी बहुत हालत खराब हो सकती है, फाइनेंशियली बहुत मुश्किल में आ सकते हैं वो, तो इसीलिए आपको प्लान करना पड़ेगा। वाई इज हेल्थ केयर सो कॉस्टली? यार हेल्थ केयर कॉस्टली क्यों है? देयर इज अ लैक ऑफ इंसेंटिव टू इकोनोमाइज, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट वैसे बहुत लाती है स्कीम्स की, भैया हॉस्पिटल बनाइए हम तुम्हारी अर्निंग को एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कीम्स की अभी भी जरूरत है ताकि लोग इस सेक्टर में जाए, और मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स और खुल जाए, ताकि जब रिसोर्सेज ज्यादा रहेंगे तो अपने आप ही उसकी कॉस्ट जो मतलब कम होने लग जाएगी। खैर अब यहाँ पे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मेंशन कर दी है, बट हमें पता होना चाहिए ना, तो इसलिए हमने देख लिया। व्हाट डू दीज हाई कॉस्ट मीन टू यू? यार ये हाई कॉस्ट का मतलब क्या है आपके लिए, एक बात बताइए। मेडिकल केयर, मेडिकल इंश्योरेंस, ये अगर हमारे पास मोर इफिशिएंटली हो तो हम अच्छे तरीके से हेल्थ केयर की क्वालिटी को अफोर्ड, अच्छे हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, तो अगर इन केस कुछ होता है ऐसा, तो मैक्स हॉस्पिटल में जाएंगे, फोर्टिस में जाएंगे, है ना। और अगर नहीं हुआ तो पहले तो हमें देखना होगा कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं तो कितनी दूरी पे है, क्या वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या वहाँ पे सारे टाइप के इलाज होते हैं, क्योंकि जनरली जो अच्छी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी बहुत कम है, तो वहाँ पहुँचना, वहाँ कम्यूट करना, ट्रैवल करना, इन सब में बहुत सारी चीजें हैं, तो हाई कॉस्ट तो लग जाएगा ना, तो हम या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हाई क्वालिटी, तो इसके लिए तो इंश्योरेंस वाले हमारी हेल्प करते हैं। तो देखो जी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, अगर हम इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को और बिजनेस को भी। बिजनेस वाले को भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कल को बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, बिजनेस में कोई चीजें गड़बड़ हो गई, स्टॉक इंश्योरेंस होता है, बिल्डिंग इंश्योरेंस होता है, फर्नीचर इंश्योरेंस होता है, तो वहां पे ये प्रोवाइड करते हैं। जनरेट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो ये सब क्या होता है, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो फंड ऐसा ले आते हैं कि प्रीमियम उनको मिलता है मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स से। तो ड्यू टू लॉन्ग टर्म नेचर दीज फंड्स, दीज आर इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। एक बात बताइए, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मिलियंस ऑफ में उन्होंने इंश्योरेंस बेच दिया है, तो उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, तो पैसे की तो जरूरत उनको तब होगी ना जब कोई क्लेम मांगेगा, तो वो क्या करते हैं, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट तो करेंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी तो नेशनल बिल्डिंग होगा, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारे एक नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत है, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत है। प्रोमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, भैया एक बंदा अगर ऐसे ऐसे खर्चों से बच जाएगा, ऐसे ऐसे होने वाले फाइनेंशियल लॉस से बच जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ी रहेगी, वो ज्यादा खर्च कर सकता है ना बंदा। ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट टू फैमिलीज ड्यूरिंग मेडिकल, भैया मेडिकल इमरजेंसीज में आपकी फैमिलीज को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और क्या, मेडिकल की ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, ये लोग आएंगे कि भाई हम 5 लाख का इंश्योरेंस है, 10 लाख का इंश्योरेंस है, 20 लाख का इंश्योरेंस है, हम देख पे करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को। स्प्रेड रिस्क, रिस्क को ये लोग कम करते हैं, मूव करते हैं, रिस्क ऑफ लॉस मतलब ट्रांसफर हो जाता है, इंश्योर्ड पर्सन से इंश्योरर की तरफ चला जाता है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं यार, ये मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बस इसका हेडलाइन भी पढ़ लोगे ना 2 से 3 बार तो आप अच्छे से लिख दोगे। प्री मैच्योर डेथ क्या होता है? मीनिंग ऑफ प्री मैच्योर डेथ मतलब, एक तरीके से प्री मैच्योर बर्थ से कंपेयर कर लेते हैं। एक नॉर्मल बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है, अगर किसी का 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में अगर हो जाता है तो प्री मैच्योर बर्थ बोलते हैं। तो ऐसे ही है कि वो बंदा मतलब अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाया। मान लो कोई फैमिली का हेड है, उसके सर पे उसकी बच्चों की शादी का हो सकता है, या फिर कुछ घर बनाने का, जो भी उसकी एक डिजायर्स या नीड्स थी वो नहीं कर पाया, जो उसकी जिम्मेदारियां होती है एक फैमिली पर्सन की, तो उससे पहले अगर उसकी डेथ होती है उसे बोलते हैं प्रीमैच्योर डेथ। तो ये यहीं पे यहाँ पे है कि भाई बहुत सारे अनफुलफिल्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थी, डिपेंडेंट्स को सपोर्ट करना था, चिल्ड्रन को पढ़ाना था, कुछ लायबिलिटी थी उसको पे ऑफ करना था, वो नहीं कर पाया, उससे पहले उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केस में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली की सर्वाइवल पे सवाल उठ जाता है। तो यही है।
कि प्रीमेच्योर डेथ, जब आप फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी करके नहीं जा रहे हो। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, अगर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती तो क्या कॉस्ट है, वो तो जो जिनकी डेथ होनी थी वो तो चले गए, लेकिन जो फैमिली है वो बहुत ही बेकार सिचुएशन में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे खर्चे, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल, सेटलमेंट कॉस्ट, कई सारे उनके लोन्स की चुकाने वाले सारे अचानक से सारे खर्चे फैमिली के सर पे रहेगा। तो यही तो है कॉस्ट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। नाउ डिक्लाइनिंग प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, अगर प्रीमेच्योर डेथ से होने वाले अगर कुछ लॉसेस हैं, अगर उससे हमें बचना है, ठीक है ना। वैसे तो देखो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना बढ़ता चला जाएगा देश का, जैसे 60 से 65 जा रहे, 70 जा रहे, तो ये प्रीमेच्योर डेथ की जो प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे इंडिया की बात नहीं हो रही कि यहाँ पे 78 साल के लोग जिंदा होते हैं या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भैया कहीं से चिपकाया है। हमारे इंडिया में इतनी एक्सपेक्टेंसी रेट नहीं है लाइफ की, कम है। तो जितना ये कम रहेगा ना इंश्योरेंस कंपनीज के लिए उतनी ही बेकार बात है। वो लोग तो चाहेंगे कि भाई सारे अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरी करके जाए ताकि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर ना आए, ठीक है। तो अगर डिक्लाइन करना, घटाना चाहते हैं प्रीमेच्योर डेथ की प्रॉब्लम को ना, तो हमें लाइफ की एक्सपेक्टेंसी की कितना एवरेज इंसान बंदा जीता है जन्म से, उसको बढ़ाने की जरूरत है। चलो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस, भैया लाइफ इंश्योरेंस से इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन तो है ही ना। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हमारे से हट जाती है, अपने डिपेंडेंट्स को सपोर्ट हम प्रोवाइड कर पाते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस से। तो ये इकोनॉमिकली तो हमारे लिए अच्छा ही है कि भाई जहां मैं 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम दे के 5 लाख का प्रीमियम ले रहा हूँ, तो 5 लाख के खर्चे से तो बच सकता हूँ। तो इकोनॉमिकली फिजिबल है ये। नाउ फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली में प्रीमेच्योर डेथ का क्या रहता है। देखो सिंगल पीपल, सिंगल पीपल में अभी लोग जो है ना, सिंगल पीपल वाली थिंकिंग बढ़ती जा रही है। यंगर जो एडल्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पोस्टपोनिंग मैरिज, मतलब जो यंगर लोग हैं या यंगर एडल्ट हैं वो अपनी मैरिजेस को पोस्टपोन कर रहे हैं, ऑफन बियॉन्ड एज 30, मतलब 30 साल के बाद ज्यादातर लोग शादी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो मिडिल एज एडल्ट्स है वो सिंगल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, फिर बच्चों का, फिर बच्चे कब होंगे, बच्चे कब बड़े होंगे। तो ये सिंगल पीपल भी फैमिली है। ये सब फैमिली के टाइप्स हैं। सिंगल पेरेंट्स फैमिली, जिसमें एक ही बच्चे, मतलब मदर है या फिर फादर है, तो ये भी एक फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली, मदर फादर में से कोई एक ही है। टू इनकम अर्नर विथ चिल्ड्रन, मतलब दो इनकम अर्न कर रहे हैं स्टैंडर्ड लिविंग को अच्छा बनाने के लिए, और बच्चे हैं, तो ये भी एक फैमिली का टाइप है। देख लो इन्हीं से किसी कैटेगरी में हम भी फॉल करते हैं। नाउ ट्रेडिशनल फैमिली, पुराने जमाने से जो फैमिली चलती आ रही है जिसमें बहुत सारे लोग मिले रहते थे, विच वन पेरेंट है, मतलब उसमें एक ही बंदा काम कर रहा है, बाद बाकी सब एक साथ रह के खा रहे हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की संख्या ज्यादा है, वहां पे लेबर फोर्स कम है, तो ऐसे फैमिली में भी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत तो है। नाउ ब्लेंडेड फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली क्या है, विच वन इज अ डाइवोर्स्ड स्पाउस विद चिल्ड्रन रीमैरिज, मतलब कि स्पाउस के डाइवोर्सेज हो गए हैं, चिल्ड्रन की रीमैरिजेस हो रही हैं, न्यू स्पाउस के बच्चे नए आ रहे हैं, तो मिक्सअप है। तो ब्लेंडेड फैमिलीज उनको बोलते हैं कि रीमैरिज के केसेस जहाँ पे ज्यादा है, डाइवोर्स के केसेस ज्यादा है जिस फैमिली में। फिर है एक सैंडविच फैमिली, ये कौन सा है, Sandwich family is one which with a son or daughter with children provides financial support or other services to one or both parents। मतलब यहाँ पे क्या है, सन और डॉटर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट अपने पेरेंट्स को। तो जो सन है, डॉटर्स है, which is sandwich between the younger and older generation। वर्किंग स्पाउस इन अ सैंडविच फैमिली नीड्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ, जो वर्किंग स्पाउस है, जो स्पाउस में अगर दोनों काम नहीं करते, हस्बैंड या वाइफ में कोई जो भी काम कर रहा है, तो उसको एक लाइफ इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो वर्किंग है। तो प्रीमेच्योर डेथ अगर वर्किंग स्पाउस की हो जाती तो उसकी वजह से तो पूरे फाइनेंस जो फैमिली है वो परेशानी में आ जाएगी ना। अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू ओन, भैया अपने ही लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, ह्यूमन वैल्यू लाइफ अप्रोच, नीड्स अप्रोच, कैपिटल रिटेंशन अप्रोच, ये देखेंगे कि वो बंदा कितना अमाउंट कैलकुलेट करके लाइफ इंश्योरेंस दे सकता है, लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम दे सकता है। तो अपने भी तो देखेगा ना उसकी खुद की लाइफ की क्या एक्सपेक्टेंसी है, क्या उसके फाइनेंशियल असेट्स हैं, क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसका इनकम लेवल, उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसी सेलेक्ट करेगा। नाउ ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच, ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच क्या है, फैमिली, जो फैमिली शेयर्स ऑफ द डिजीज ब्रेड विनर्स अर्निंग इज लॉस्ट फॉर एवर इफ द फैमिली हेड डाइज प्रीमेच्योरली। भाई देखो अगर फैमिली हेड
कि अगर डेथ हो जाती है प्रीमेच्योरली तो ह्यूमन की लाइफ वैल्यू पे भी असर होता है। अगर किसी का इनकम सोर्स अगर कम होगा तो उसकी लाइफ वैल्यू पे भी तो असर रहेगा, उसकी लाइफ स्टाइल पे भी तो असर रहेगा। तो ऐसा नहीं इंश्योरेंस सिर्फ हम फाइनेंशियली, हम अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी इंश्योरेंस की जरूरत हमें पड़ती है। तो एवरेज एनुअल अर्निंग का असर सीधा सीधा रहेगा उसकी ह्यूमन वैल्यूज पे। फेडरल और स्टेट इनकम टैक्सेस, सोशल टैक्सेस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब जो सेल्फ मेंटेनेंस है, इन सब के लिए सपोर्ट चाहिए फैमिली को। फिर बहुत सारे प्रेजेंट एज के जो कंटेम्परेरी या एज ऑफ रिटायरमेंट वाली सिचुएशन है कि रिटायरमेंट के बाद में भी अगर हमें कुछ चाहिए अपनी वैल्यू बना के रखने के लिए तो हमें उस टाइम भी इनकम चाहिए। ठीक है। फैमिलीज के शेयर्स को जो इनकम अर्निंग अर्निंग का जो फैमिली का जो इनकम अर्निंग शेयर है वो बढ़ा रहे, उसको बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस की जरूरत है। तो ये सारे ये यूएसए वाले एग्जांपल है 401 वाले। यहाँ पे इंडिया में भी ये सब है लेकिन अलग नाम से। ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है नीड्स अप्रोच, हमें क्या अप्रोच अपनाना है इंश्योरेंस सेलेक्ट करते टाइम। तो हमारा लेक्चर का टाइम पूरा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की चीजें देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं समझा रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताना यार कुछ अगर आता है समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे।